विगत बार मैं आकाश में चमकने वाले कुछ तारों के विषय में संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया था और उस दिन जो सबसे तेज चमकने वाले तारे थे उनको ग्रह की संज्ञा दिया था। इसके अलावा भी कुछ तारों का जिससे कुछ आकार बन जाता था उनके विषय में भी कुछ परिचय दिए थे। आज उसी को थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट तरीके से मैं बतलाना चाह रहा हूँ। संपूर्ण जो आकाश है वह इसको हम 360 डिग्री कहते हैं। इस 360 डिग्री में जो पृथ्वी हमारी है वह थोड़ा सा झुकी हुई रहती है, जिसको जॉर्जियट कहते हैं। उसके चलते और वह घूमती भी रहती है। उसके चलते लगता है कि कुछ तारे पश्चिम से पूरब की ओर आ रहे हैं और उनका जो एक क्रम चलते रहता है। उनको गौर से देखने पर जो बड़ा चित्र बनता है वह 12 चित्र बन जाता है। उस 12 चित्र को राशि के अंतर्गत कई छोटे छोटे चित्र बन जाते हैं। इन चित्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक एक नक्षत्र को 4-4 भाग में बांटते हैं। जब एक एक नक्षत्र को 4 भाग में बांटते हैं तो 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र को 4 भाग में बांटने से वह 108 हो जाता है। अब इस 108 को 12 राशियां हैं तो हम 12 से भाग देंगे तो वह आ जाएगा 9। 9 का मतलब यह हुआ कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 4 दूनी के 8, 2 नक्षत्र पूरा और एक नक्षत्र का 1/4, यह मिला करके एक राशि होता है। अब इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा महत्ता है। यदि खास करके जब जन्मपत्री आप बनाने लगेंगे उस समय किसी जातक का जन्म कब हुआ है तो वह केवल नक्षत्र कहने से काम नहीं चलता है, किस चरण में हुआ है, क्योंकि उसका राशि नाम उस चरण के जो निर्धारित अक्षर हैं उस पर ही रखा जाता है। इसलिए उस हरेक चरण का जानकारी होना आवश्यक है। तो हम अब बतलाए कि चरण का और कोई महत्व है? तो चरण का कई महत्व है। चरण के हिसाब से ही आगे में आप फलादेश जब करेंगे तो वह सूक्ष्मता में जाने पर चरण की स्थिति के अनुसार ही जो एक्यूरेट होता है, एकदम ठीक ठीक फलादेश होता है, वह आपको होगा। खैर, अब वो तो आगे का विषय है, आगे बतलाया जाएगा। आज का विषय केवल इतना ही है कि हम नक्षत्र का परिचय जान जाएं, हम राशि का परिचय जान जाएं और उनका जो चित्र बन रहा है उस चित्र को मोटा मोटी समझ लें। पहले के ज़माने में जब कोई कागज पत्तर लिखा पढ़ी नहीं था तो दिन में तो नक्षत्र या तारे नजर नहीं आते थे, तो वे लोग रात में ज्योतिषी लोग देखते थे क्या उनके सर के ऊपर में उस समय कैसा चित्र बन रहा है। इसको शिरो नक्षत्र कहते थे। तो जो शिरो नक्षत्र से 6 पूरब
और 6 पश्चिम की गणना कर लेते थे और उसके अनुसार ही उस जातक का जन्म जब होता था, जिस समय होता था, उसका वे पता लगा लेते थे कि कितना उसका इष्टकाल होगा। इसीलिए यह माना जाता है कि हमारे यह जो 12 राशियां हैं, वह 12 राशि 60 घटी के अंतर्गत वह घूम जाती हैं और 60 घटी का दिन रात होता है, 60 घटी बराबर 24 घंटा होता है। वह हमारे यहाँ ज्योतिष में सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक का जो अवधि है, उसको ही एक दिन माना जाता है या अहोरात्र का माना जाता है, जिसमें दिन और रात्रि दोनों का समय होता है। खैर, हम अभी समझ गए कि कैसे प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय में देख करके नक्षत्रों को पता लगाते थे। जब घड़ी का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो इन नक्षत्रों को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके ही यह मालूम कर लिया जाता था कि अभी कितना रात्रि शेष है। यह सब कुछ मालूम होता था नक्षत्रों के आधार पर ही, क्योंकि इनका जो चाल है सो एकदम निर्धारित था, ठीक गति से लोग चलते रहते थे। तो हम नक्षत्र को समझ गए कि वह 27 नक्षत्र है। एक नक्षत्र में 4 चरण हैं और एक राशि में 9 चरण आते हैं। अब इन 9 चरणों का हम विभाजन करते हैं। जैसे हम पहला नक्षत्र जो राशि है उसको मेष कहते हैं, तो अश्विनी पूरा, भरणी पूरा, कृतिका एक चरण, अश्विनी भरणी कृतिका पाद मेकम मेष, यह पहले का सूत्र था। तो यह मिला करके मेष हो गया। अब कृतिका का 3 चरण बचा। कृतिका के बाद में रोहिणी आ गया, तो रोहिणी का 4 चरण हो गया, 4 और 3 7, और मृगशिरा का 2 चरण, यह मिला करके भरणी नक्षत्र आ गया, भरणी राशि आ गया। तो वृष राशि आ गया, वृष राशि आ गया। तो इसी तरीका से राशियों की गणना की जाती है। इसी संदर्भ में हम एक बात और प्राचीन समय के गणना का कह करके आज की वाणी विराम दूंगा। पहले जो राशि की गणना करते थे वे सूर्य के नक्षत्र से करते थे, और सूर्य के नक्षत्र में कृतिका जो है वह नक्षत्र आता है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो कृतिका से क्रमशः आगे बढ़ते जाते थे। हर एक नक्षत्रों का एक 9 ग्रहों में एक स्वामी होते हैं, जिनका क्रम है। जैसे सूर्य का क्रम पहले आ गया, फिर चंद्रमा आ गए, फिर मंगल आ गए, फिर राहु आ गए, फिर गुरु आ गए, गुरु के बाद शनि आ गए, शनि के बाद बुध आ गए, बुध के बाद केतु आ गए, केतु के बाद में शुक्र आ गए। तो इस तरीका से शुक्र 9 ग्रह आपके हो जाते हैं। इसी के अनुसार महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी आकलन
इसी आधार पर किया जाता है। तो पहले के ज्योतिषी का मैं यही बतला रहा था कि पहले के ज्योतिषी अश्विनी से न गणना करके कृतिका से गणना करते थे, और तब अश्विनी उनका 9वां ग्रह आता था और भरणी उनका उसके बाद का ग्रह आता था। अश्विनी 8वां हो गया, भरणी है। तो यही कहने का मतलब है कि वह केतु और शुक्र को वह अंतिम ग्रह मानते थे, सूर्य से प्रारंभ करते थे और शुक्र को में समाप्त करते थे। लेकिन आजकल वह प्रचलन नहीं है। आजकल हम लोग अश्विनी से सीधी गणना करते हैं, जहाँ से नक्षत्र का प्रारंभ है वहाँ से गणना करते हैं। अश्विनी के मालिक होते हैं केतु। इसी तरीका से हर एक राशि में 3 नक्षत्र आ जाते हैं, और वह 3 नक्षत्र का क्रम चलता है। आप उसको जब तालिका बना करके देखेंगे तो देखेंगे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी सब क्रम चल रहा है। तो इसलिए हर एक 9वां ग्रह फिर उसी स्थान पर आ जाता है। इसलिए 9 × 27 जो गणना किया गया, 3 नक्षत्र के स्वामी एक ग्रह होते हैं। इनका एक महत्ता है, उसी के अनुसार उनका महादशा चलता है इत्यादि। आज मैं इतना ही ग्रह परिचय दे करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।